ओके ओके, हम इस स्लाइड पर थे, सही है। तो यहाँ पर हम देखें क्या कर रहे हैं हम। अब ये जो सिग्नल डेल्टा ऑफ n माइनस के जो लिखा हुआ है इसको आप समझे। अब ये बात एक आप ध्यान में रखें कि डेल्टा जब इसके अंदर ब्रैकेट में 0 आएगा तब भी इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। बाकी सारे भले डेल्टा ऑफ -1 हो, डेल्टा ऑफ 1 हो, डेल्टा कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उस पर हमेशा मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा हमेशा जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखें अगर यहाँ पर हम u ऑफ 0 फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर n की जगह सिर्फ 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ माइनस के सिग्नल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इस समेशन को फिर ओपन करें तो पहले इसमें फिर जवाब जो आएगा वो पहले आएगा डेल्टा ऑफ 0 प्लस डेल्टा ऑफ -1 प्लस डेल्टा ऑफ -2 अप टू डेल्टा ऑफ माइनस इन्फिनिटी। लेकिन हमको ये पता है कि ये जो डेल्टा है सिर्फ इसका आउटपुट 1 कहाँ पर होता है, डेल्टा ऑफ 0 पर। तो u ऑफ 0 हमारा क्या मिलेगा, हमें 0 पर ही सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जरा देखें कि अगर हम u ऑफ 1 फाइंड करना चाहें तो ये अगेन हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा ऑफ 1 माइनस के। तो इसको अगर हम फिर ओपन करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ऑफ 1 प्लस डेल्टा ऑफ 0 प्लस डेल्टा ऑफ -1 अप टू डेल्टा ऑफ इन्फिनिटी। लेकिन हमें पता है कि सिर्फ जो आउटपुट 1 होगा वो सिर्फ डेल्टा ऑफ 0 पर होगा, सही है। तो u ऑफ 1 भी हमारा अगेन 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से आगे हमेशा इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा, सही है। 0 से पहले हमें आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमेशा आउटपुट 1 मिलेगा। तो हम इस तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग यूनिट इम्पल्स सिग्नल, राइट, ठीक है। सर से थोड़ा रिपीट करें सर। बेटा इस एक्सप्रेशन को देखकर सिर्फ आप इतना अगर समझ लें कि भाई हमारे पास जो रिलेशन है यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप का, तो हम यूनिट इम्पल्स से यूनिट स्टेप फंक्शन बना सकते हैं, यूनिट स्टेप से यूनिट इम्पल्स फंक्शन बना सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो दैट्स इट। या आप इसको इस तरह समझें कि भाई यहाँ पर अगर आप देखें इसको अगर आप ओपन करें इस पर्टिकुलर हमारे पास जो ब्रैकेट है इसको, तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा ऑफ n-1 कहाँ पर होगा, डेल्टा ऑफ n-1 हमारे पास मतलब ए इम्पल्स वन सैंपल शिफ्ट, तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ n-1 0 से 1 की तरफ शिफ्ट होगा। इसको एक और शिफ्ट दें तो क्या होगा, डेल्टा n-2, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो इस तरह हमारे पास सिग्नल क्या बनेगा, अगर फाइनल सिग्नल को देखेंगे तो आपको इस तरह का सिग्नल नजर आएगा कि भाई वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 होगा, उससे पहले 0 होगा, ठीक है। जी सर। तो इजी वे में तो हम इसी तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन आपको फिर करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा आप इसको ओपन करते जाएंगे, u ऑफ 0 के लिए, u ऑफ 1 के लिए, u ऑफ 2 के लिए, तो आपको हमेशा आउटपुट एक ही मिलेगा 1, उसके बाद उसके पहले और उसके बाद आपको हमेशा आउटपुट 0 मिलेगा। तो उन सबको अगर सम करेंगे सिग्नल्स को तो आपको इस तरह का सिग्नल मिलेगा जो लास्ट में बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी कि भाई हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो होते ही बड़े आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, तो वहां पर यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, u ऑफ t से। अब हमने इस पे अच्छा खासा बेस किया हुआ है कि भाई जब भी टाइम एक्सेस आ जाएगा हम समझ जाएंगे ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि u ऑफ t हमारा 0 है व्हेन t इज लेस देन 0, राइट, और 1 है जब t इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर आप इस पे जरा गौर करें तो ये हमारे पास t लेस देन 0 पर भी डिफाइन है, t ग्रेटर देन 0 पर भी डिफाइन है, लेकिन हमारे पास t 0 पर यह फंक्शन डिफाइन
नहीं होता, जिसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। सही है। और अगर ये आपके पास यू ऑफ टी का आपको अगर नजर आ रहा हो ग्राफ, तो अगर इसका यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर 0 पर स्लोप फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो ये सिग्नल जी हमारे सर, पास अनडिफाइंड हो जाएगा। इजीली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई एक इक्वेशन लिख दें कि भाई जिस तरह ऊपर से हमने पीस वाइज फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, हम मैथमेटिकली इसको कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं लिख सकते। तो हम क्या कहते हैं कि हम एक छोटा सा एक इसमें स्लोप खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं। सही है। हम ये कहते हैं कि भाई इसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप डेल्टा फंक्शन। सही है। इसमें हम क्या करते हैं जानबूझकर, ताकि क्योंकि हमें इसकी कैलकुलेशन वगैरह में प्रोसेसिंग में हमें दुश्वारी ना हो, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा स्लोप फर्जी तौर पे खुद से इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब हमारे पास देखें ये सिग्नल यहाँ पर ये पूरी हमारे पास एक्सिस पर डिफाइन है, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक भी डिफाइन है, और इंक्लूडिंग 0 से लेकर t तक भी ये सिग्नल क्या है हमारे पास डिफाइन ही है। सही है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें यहाँ पर इसका अगर हम डेल्टा टी यहाँ पर किस तरह डिफाइन करते हैं, यूनिट इंपल्स फंक्शन फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। हम कहते हैं कि भाई अगर आप यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या फाइंड करें, यूनिट स्टेप फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट इंपल्स फंक्शन मिल जाएगा। राइट। अब इस पे हम आते हैं कि किस तरह हम क्यों कह रहे हैं इस तरह। सही है। तो जब हम कहते हैं कि डेल्टा अप्रोचेस टू 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या मिल जाता है, यूनिट इंपल्स फंक्शन। अब यूनिट इंपल्स फंक्शन की कुछ खुसूसियात होती हैं, उसको हम डिस्कस करके फिर अगर आप वहां पर आएंगे तो हमें समझ आ जाएगा। यूनिट इंपल्स फंक्शन की जो हाइट होती है वो इनफाइनाइट होती है। जैसे अब डिस्क्रीट पार्ट इसका देखें, उसमें हमारे पास क्या था, डिस्क्रीट पार्ट में जो यूनिट इंपल्स फंक्शन था उसका आउटपुट 1 था, सिर्फ 0 पर। सही है। यूनिट इंपल्स का आउटपुट 1 था, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है। सही है। यहाँ पर इसका हम हाइट क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट होगी, विड्थ इसकी 0 होगी, और एरिया इसका हमेशा 1 होगा। सही है। तो यूनिट इंपल्स की ये खुसूसियात है कि भाई यूनिट इंपल्स फंक्शन जो हमारे पास होता है उसका जो एरिया होता है वो 1 होता है, और उसका जो विड्थ होता है वो 0 होता है, थ्योरेटिकल स्पीकिंग, जाहिर बात है, और उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। राइट। यहाँ पर अगर आप रेक्टेंगुलर फंक्शन देखें, बिल्कुल ऊपर आपको नजर आ रहा है, हमने एक फर्जी तौर पर एक डेल्टा वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, और इसका एम्पलीट्यूड हमने रेक्टेंगल का क्या रखा हुआ है, 1 ओवर डेल्टा। अच्छा, अब इसका अगर आप एरिया फाइंड करने चाहें तो एरिया का रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी लेंथ क्या है, डेल्टा, और इसकी हाइट हमारे पास क्या है, 1 ओवर डेल्टा। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डेल्टा, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 सर। 1 आ जाएगा। लेकिन अगर गौर करें, हम इसको डेल्टा को आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ मूव करते आए, फॉर एग्जाम्पल हम इसका वैल्यू रखें 0.4, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। जी सर, बिल्कुल। अगर हम इसका इसका इस डेल्टा का वैल्यू रखें 0.001, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 100 है ना। जी सर। अगर हम इस डेल्टा का वैल्यू 0.00000001 रखें तो इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सही है। तो आहिस्ता 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 अगर हम कहते हैं कि अगर डेल्टा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी सर। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी हाइट जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसकी विड्थ जब 0 को अप्रोच करती है। सही है। तो हमारे पास इसका एरिया फिर भी क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यूनिट इंपल्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब कहीं पर भी आप देखेंगे तो इसको इस डेल्टा ऑफ टी की कोई वैल्यू आपको नहीं नजर आएगी कि भाई आप ये डेल्टा ऑफ टी पीस वाइज फंक्शन के थ्रू हम भी इसको नहीं डिफाइन करेंगे। हम हमेशा जब लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी। अब आपको पता है कि जो यू ऑफ टी है वो क्या है, 1 है ना। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सही है।
हेलो। जी सर, जी तो बिल्कुल। ये जो हमने डेल्टा स्लोप हमने डिफाइन किया हुआ, इसकी वजह से इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा, 0 पर 1 ही होगा, बाकी हमेशा हमारे पास क्या होगा, इसका आउटपुट 0 होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये रेक्टेंगुलर फंक्शन ज्यादा आसान है मेरे ख्याल में, कि डेल्टा को हम जैसे जैसे मूव करते हैं कि 0 की तरफ, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ये 0 को टच करने की कोशिश करेगा तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद हमने एक चीज पहले छोड़ दी थी, हमने एनर्जी सिग्नल और एवरेज पावर सिग्नल हमने अगर देखना हो, फॉर एग्जाम्पल आप देखें सर्किट पे, तो सर्किट में अगर आपके पास वोल्टेज होते हैं, करंट होता है, तो उसका हम पावर भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सही है। तो वो अगर हम वोल्टेज के टर्म्स में कैलकुलेट करें, तो किसी भी टाइम के इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हमारे पास जो पावर होता है ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होता है, V इंटू आई होता है, आपने सर्किट एनालिसिस में पढ़ा होगा, राइट। और जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, V और R, सही है। तो अगर किसी भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम उसका पावर फाइंड करने तो चाहें, तो क्या हम कहते हैं भाई, P ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू V ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटू I ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू 1 अपॉन R V स्क्वायर ऑफ T, सही है। तो इस तरह हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं, आपने ये पढ़ी होगी सर्किट एनालिसिस में। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि यहाँ पर अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें किसी भी सिग्नल की, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके एक हम क्या कर देते हैं, उसको हम उसकी अगर उसका हम एरिया फाइंड करें तो हमें क्या मिल जाता है, एरिया अंडर द कर्व, तो हमें क्या मिल जाता है, उसकी एनर्जी मिल जाती है, सही है। 4 5 सर नीचे वाले क्वेश्चन से सर आप रिपीट करें। देखिए, ये हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई कहाँ से सिग्नल शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल T1 से लेकर T2 तक सिग्नल की जो पावर है, सही है ना, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो पावर किसके बराबर होती है, 1/R, ठीक है ना। वी स्क्वायर और आर था ना पावर। हेलो। जी सर। तो हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल का पावर फाइंड कर सकते हैं, राइट। सॉरी, इसको आप एनर्जी कहेंगे, सही है, एनर्जी। हमारे पास एवरेज पावर क्या होता है, हम क्या करते हैं उसको 1/T2 - T1, हमने उसका जो पीरियड होता है उससे हम डिवाइड भी करते रहते हैं, जितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर हम उसकी एनर्जी फाइंड करेंगे, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है एवरेज पावर मिल जाता है। यहाँ पर मार्कर का साइन क्यों नहीं आ रहा, चले एक और तरीका करते हैं, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि इस पर कुछ लिख भी मैं सकूँ। अच्छा, अब ज़रा पॉइंटर पेन, अब देखें, अगर मैं इसकी एनर्जी फाइंड करना चाहूँ तो इसकी एनर्जी टोटल क्या होगी, ये इसकी एनर्जी, ये सारी इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। इस सारी एनर्जी हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस तरह हमारे पास ये कैलकुलेट हो सकती है, सही। इसकी टोटल एनर्जी हम क्या करें, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें। अगर मैं कहूँ कि भाई ये हमारे पास T1 है और अप टू T2, सही है, इसकी हम एनर्जी फाइंड करना चाहें तो हम इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके हमें इसकी एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर एवरेज पावर की बात करें तो हम क्या करते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड होता है उससे हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, सही है। देखिए अब मैंने यहाँ पर इसमें सिग्नल एंड सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में इसको लिखा हुआ है कि भाई अगर हमारे पास
पावर ऑफ सिग्नल हो तो वो किसके बराबर होता है 1/2t फ्रॉम इट्स टाइम पीरियड -t टू कैपिटल टी। यहाँ पर ये t नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल ये इंटीग्रेशन का साइन है। और उसका सिग्नल का एब्सोल्यूट मैंने पहले ही बताया क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वरना क्या हो जाएंगी वो खत्म, पॉजिटिव वैल्यूज को खत्म करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हम उसका एवरेज पावर इस तरह फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका उसका टाइम पीरियड 1/2n+1। ये 2n+1 क्यों है भला? क्योंकि देखिए हमारे पास जो सिग्नल होता है वो अगर फिर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम +2 टू -2 यहाँ तक डिफाइंड है, तो इसका देखिए टोटल टाइम पीरियड कितना हो रहा है। हमारे पास एक सैंपल 2 पर होगा, एक 1 पर होगा, एक 0 पर होगा, एक -1 पर होगा, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5, सही है। तो इस वजह से हम क्या करें 5 सर। 2n+1 किसके लिए? ये 0 इंडेक्स के लिए, सही है। तो इस वजह से हम ये लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है वो हम इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर डिफाइन होते हैं, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होगी, वहाँ पर समेशन हमेशा होगी, सही है, फ्रॉम -n टू +n और x ऑफ n का स्क्वायर, सही है। हम जनरल टर्म्स में हम वोल्टेज नहीं लिखते, हम इनपुट सिग्नल लिखते हैं, सही है। तो इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से हमने इसको x ऑफ n से रिप्रेजेंट किया भाई, बाकी इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल टर्म्स में एक बात नोट करें कि अगर हमारे पास जिस तरह ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मैंने बनाया हुआ है, अगर ये सिग्नल फ्रॉम अगर ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, इनफाइनाइट सिग्नल, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक, है ना। तो अगर हम इसका एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगी भाई? इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर हम एक काम करें कि भाई फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसका कि हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं इसके टाइम पीरियड से, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 साइकिल, सही है। अगर 16 साइकिल्स के लिए फाइंड करें तो 1/16 करें, और इस तरह हम अगर इसका एवरेज पावर फाइंड करते रहें तो हमेशा भले पीरियोडिक सिग्नल हो इनफाइनाइट चले, लेकिन उसका पावर हमेशा जो हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम पीरियड, उसके हवाले से क्या हो जाएगा? वो हमेशा फाइनाइट हो जाएगा। इन अदर वे अराउंड हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास पावर सिग्नल होते हैं, मतलब जिनका एवरेज पावर एग्जिस्ट करता है, उनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, सही है। तो पावर सिग्नल की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और एनर्जी सिग्नल नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं? बाउंडेड सिग्नल्स होते हैं, और क्या होते हैं? ये एपीरियोडिक सिग्नल होते हैं, सही है। तो एनर्जी सिग्नल का जो पावर हमेशा होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है, सही है। पावर सिग्नल में एनर्जी इनफाइनाइट होती है, सही है, और एनर्जी सिग्नल में पावर हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर एक सिग्नल बनाता हूँ, आपको सिग्नल बना के समझाता हूँ कि भाई एक ये हमारे पास ये एनर्जी सिग्नल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई ये एक सिग्नल है हमारे पास जो 0 से लेकर 2 तक डिफाइंड है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एनर्जी तो बाउंडेड होगी, हमें पता है कि भाई यहाँ तक इसका जो भी एरिया है ये हमारे पास इसकी एनर्जी है, सही है। लेकिन अब देखें ज़रा, हमारे पास पावर की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी कि भाई पावर जो होता है वो क्या होता है? उसमें डिवाइड टाइम पीरियड भी होता है, सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है? कोई बता सकता है सिग्नल का टाइम पीरियड क्या है भाई? देखिए हमें एटलीस्ट ये तो पता है कि भाई ये सिग्नल जो है इसका कुछ भी मतलब ये एपीरियोडिक सिग्नल एटलीस्ट इन्फिनिटी से पहले तो रिपीट नहीं होना है ना। जी सर। तो हम कहते हैं कि भाई हो सकता है इन्फिनिटी के बाद रिपीट हो, तो इसका टाइम पीरियड हम क्या कंसीडर करेंगे? इन्फिनिटी। तो अब आपको ये पता है कि 1/∞ क्या होता है? 0। तो इसी वजह से हमारे पास जो पावर सिग्नल होते हैं, सॉरी एनर्जी सिग्नल होते हैं, उनका पावर हमेशा क्या होता है? 0 होता है, सही है। 0 सर। ठीक है, पावर सिग्नल्स का
पावर सिग्नल में एनर्जी हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट। 0। पावर सिग्नल में एनर्जी इन्फिनिटी होगी, एनर्जी सिग्नल में पावर 0 होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हार्मोनिक्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम फोरियर सीरीज को डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम इसको हार्मोनिक्स को जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें के का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा ऑफ 1 इक्वल टू थीटा ऑफ 1 थीटा ऑफ 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर जे 2 पाई बाई एन, सही है। और थीटा ऑफ 2 क्या होगा, थीटा ऑफ 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर जे 4 पाई बाई एन, सही है। अगर मैं थीटा 3 फाइंड करूं तो क्या होगा, थीटा 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर जे 6 पाई बाई एन। तो ऐसे सिग्नल मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 अप टू थीटा के, ऐसे सिग्नल जो एक दूसरे के साथ जिनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल हो, तो ऐसे सिग्नल आपस में क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक सिग्नल कहलाते हैं, सही है, रिलेटेड होते हैं बिल्कुल। ये बात क्लियर है? सर क्लियर है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक तो होगा थीटा 1, सही है, दूसरा सिग्नल यहाँ से क्या होगा, थीटा 2, सही है, और थीटा 3 अप टू थीटा के, सही है। तो अब अगर आप नोट करें तो जो हमारे पास सिग्नल्स हैं सारे एक दूसरे के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कोई इंटीजर मल्टीपल होगा, सही है। थीटा 1 और थीटा 2 में सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में थीटा 2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल, वो क्या होगी, थीटा 1 के ट्वाइस होगी, सही है, थीटा 3 की थ्राइस होगी, ठीक है। तो एंड सो ऑन। अगर इस तरह के सिग्नल जो हमारे पास जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो, इंटीजर मल्टीपल हो आपस में, तो उनको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक सिग्नल्स कहते हैं, सही है। अब इनका क्या फायदा है, ये तो हम जब आएंगे फोरियर सीरीज में हम देखेंगे कंपोनेंट्स को जिस तरह हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो शेप बनती जाएगी ओरिजिनल सिग्नल्स की बनती जाएगी। जितने हम ज़्यादा हार्मोनिक्स को ऐड करेंगे उतना हमारे पास शेप एक्चुअल नजर आएगा सिग्नल का, ठीक है। तो ये आगे की बातें, लेकिन बहरहाल यहाँ तक ये हार्मोनिक्स का समझ आ गई कि क्या होती है, कि अगर दो सिग्नल्स एक दूसरे के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी को इंटीजर मल्टीपल का रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो आपस में हार्मोनिक सिग्नल कहलाते हैं, सही है। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने देखें, अभी तक हमने सिर्फ सिग्नल्स की बात की थी कि भाई सिग्नल हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है या फेनामेना है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसके कोई एसोसिएटेड वैल्यूज होते हैं। और हमारे पास सिग्नल्स हमारे पास 1 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं, और n डायमेंशनल सिग्नल्स की हम बात करते हैं। हमने पीरियोडिक सिग्नल्स की बात की, अब पीरियोडिक सिग्नल्स की बात की, और हमने एनर्जी सिग्नल और एवरेज पावर सिग्नल्स की बात की, हमने कंटिन्यूस और डिस्क्रीट की बात की। तो मेरे ख्याल में अब सिग्नल्स का इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी, अब हम सिस्टम्स पर आ जाते हैं कि सिस्टम्स क्या है, सही है। बिल्कुल जनरल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल्स क्या हमारे पास सिस्टम्स क्या होते हैं, ये हमारे पास इंटरकनेक्शन होता है कंपोनेंट्स का और सब सिस्टम्स का, सही है। हमारे पास बहुत, जैसे हमारे पास नॉर्मली आप देखें, आप सर्किट एनालिसिस में एक कुछ सिस्टम बनाते हैं कि भाई एक जगह से हमारे पास इनपुट आएगा सोर्स और दूसरी जगह से हम उसका आउटपुट देंगे, तो उसमें देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह। वो हमें क्या करते हैं, हमें डिजायर्ड जो हमारे पास वोल्टेज वगैरह हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी एक किस्म का सिस्टम है। आप एक ऑटोमोबाइल देखते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप एक एक्सीलेटर को दबा रहे होते हैं तो हमारे पास इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी किसी भी व्हीकल की, तो वो भी हमारे पास एक सिस्टम है, सही है। उसमें बहुत सारे फिर सब सिस्टम है, एक एक्सीलेटर है, उसके बाद हॉर्न है, जो भी सारे सिस्टम है ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे सब सिस्टम मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं। तो इन जनरल टर्म्स हम कह सकते हैं कि अ सिस्टम इज interconnection of components and subsystems which produce a desired output, सही है, ठीक है। कोई डिजायर्ड आउटपुट उससे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें हम कितना भी इनपुट दें आउटपुट कुछ भी ना हो, तो वो उसको हम सिस्टम नहीं कहेंगे, सही है। वो एक सिस्टम नहीं है हमारे पास। अगर डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता तो फिर वो हमारे पास सिस्टम की डेफिनेशन में नहीं होगा, सही है। सिस्टम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स होते हैं और एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं। इन जनरल हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में हमारे पास इनपुट जो आएगा वो क्या होगा,
कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, सही है। और जो हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसको हम वाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर ये मैंने कहा बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम इनपुट देते हैं डिस्क्रीट, आउटपुट मिलता है हमारे पास कंटिन्यूस। और कुछ इस तरह के भी सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम डिस्क्रीट इनपुट दें, आउटपुट हमारे पास कंटिन्यूस मिल सकता है। जैसे हमारे पास आप सॉन्ग कोई सुनते हैं, वो हमारे पास जब डिस्क पर सेव होता है तो वो क्या होता है, वो एक डिजिटल सिग्नल होता है। लेकिन जब उसको आप डबल क्लिक करते हैं तो आउटपुट आपके पास स्पीकर पे जो आता है वो एक कंटिन्यूस सॉन्ग, एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है। तो हम इन जनरल हम ये कह रहे हैं कि भाई कंटिन्यूस टाइम सिस्टम अगर बिल्कुल कंटिन्यूस टाइम प्योरेस्ट फॉर्म में है तो उसका इनपुट भी कंटिन्यूस होगा और आउटपुट भी कंटिन्यूस होगा। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का इनपुट भी हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रीट, और वो कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो भी डिस्क्रीट होगा। अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि बहुत सारे सब कंपोनेंट्स मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, सही है, सब सिस्टम्स मिलकर। तो उनकी जो इंटरकनेक्शन का फैशन है वो इन जनरल हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं, सही है। उसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर देखें ये जो है, अच्छा हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं सीरीज इंटरकनेक्शन। हमारे पास एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा सिस्टम तीसरे के साथ, अप टू एन हमारे पास सब सिस्टम क्या होते हैं, एक सीरीज में एक तार के साथ समझे कनेक्ट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज इंटरकनेक्शन, सही है। उसके बाद हमारे पास होता है, अच्छा सीरीज, आपने कभी इस तरह का कोई अच्छा इसका फायदा और नुकसान क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास देखें एक ही वायर है, इसके साथ सारे सिस्टम्स कनेक्ट हैं। लेकिन अगर अज्यूम करें कि यहाँ से हमारे पास जो तार है वो ब्रेक हो गई, तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, सही है। तो नहीं आएगा सर। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, सही है। लेकिन हम इस तरह फैशन में हम क्या करते हैं, कुछ सिस्टम्स को, सब सिस्टम्स को हम कनेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है, इसको हम क्या कहते हैं, कैस्केडेड, सही है, इंटरकनेक्शन। कैस्केडेड का मतलब क्या, हमारे पास इनपुट देखें इस सिस्टम में भी आ रहा है और इस सिस्टम में भी, सिस्टम 2 में भी आ रहा है, और इसका जो इन दोनों का आउटपुट है वो सम होकर हमारे पास आउटपुट मिल रहा है, राइट। अब अज्यूम करें कि यहाँ से अगर ये तार डिस्कनेक्ट हो जाए तो सिस्टम 2 का आउटपुट फिर भी हमें मिलता रहेगा, सही है। तो लेकिन इसमें देखें अब कितनी वायर्स यूज हो रही हैं, हर चीज का एक फायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है, सही है। आप अगर कोई चीज खरीद करके आते हैं तो आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, सही है। तो फायदा ये होगा कि आपको चीज मिल गई, नुकसान ये होगा कि आपके पैसे खत्म हो गए, लाइकवाइज। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, कैस्केडेड इंटरकनेक्शन, सही है, पैरेलली कनेक्ट हो अगर सिस्टम्स। अच्छा, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं फीडबैक इंटरकनेक्शन, सही है। फीडबैक इंटरकनेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक सिस्टम का आउटपुट जो होता है दोबारा फीडबैक होकर किसी सिस्टम से प्रोसेस होकर दोबारा इनपुट के साथ ऐड हो जाता है, सही है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता रहता है, हमारे पास एरर को रिड्यूस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आजकल ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए। अगर आप इन सिंपल बात करें कि आप आजकल लोग क्या करते हैं, जो उनका मोटर होता है जो टैंकी के साथ कनेक्ट होता है, उसको वो क्या कर देते हैं, सेंसर लगा के उसको ऑटोमेट कर देते हैं। पानी भरता जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जब वो पहुंचता है तो सेंसर को टच करता है, तो क्या करते हैं, उसको वो मोटर को सिग्नल देके बंद कर देते हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो ऑटोमेटेड चीजें हैं उनमें तकरीबन जो हमारे पास सिस्टम यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, फीडबैक इंटरकनेक्शन वाला यूज हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर ये 3 डिजाइन हैं, लेकिन हमेशा ये इस तरह बिल्कुल सीरीज या पैरेलल या फीडबैक नहीं होता, सही है। इन सब का मिक्सचर होता है, सही। तो मिक्सचर मतलब हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर सिस्टम बने, यहाँ पर एक सिस्टम और लगा होता, तो ये हमारे पास क्या बन जाता, यहाँ पर ये देखें ये दोनों आपस में सीरीज बन जाते। और अगर यहाँ से एक मैं सिग्नल उठाता हूँ, एक बॉक्स यहाँ लगा होता और यहाँ से आकर ये यहाँ पर ऐड हो जाता फीडबैक से पहले, तो देखिए अब यहाँ पर हमारा सीरीज भी है, कैस्केडेड भी आ जाता और फीडबैक है, तो उनको हम हाइब्रिड सिस्टम्स कहते हैं, सही है। तो 3 हमारे पास टोटल कैटेगरीज 4 हो गई। सीरीज, जिसमें सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, एक तार के साथ बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपने सर्किट एनालिसिस में पढ़ा है। और दूसरे होते हैं कैस्केडेड, जिसमें पैरेलल कनेक्शन होता है, सही है, 2 सिस्टम्स का। तीसरा होता है फीडबैक, जिसमें एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम में जाके फिर अगेन इनपुट के साथ ऐड होकर
फिर सिस्टम 1 में आ जाता है। तो ये जो सिस्टम होते हैं इनको फीडबैक कहा जाता है, सही है। और अब हमने कहा कि इन जनरल हमारे पास, हमने ये बात की कि बेसिक लेवल पर ये 3 इंटरकनेक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स, सही है, हाइब्रिड सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक कैटेगरीज हैं हमारे पास किसकी, सिस्टम्स की। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले कि हमने ये कहा कि भाई यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। हमने कहा कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होता है, 1 होता है। और जो यूनिट इम्पल्स होता है डिस्क्रीट में, वो सिर्फ 0th इंडेक्स पर उसका आउटपुट 1 होता है, बाकी उसका कोई आउटपुट नहीं होता। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई एनर्जी और पावर सिग्नल। हमने कहा कि जो एनर्जी होती है किसी भी सिग्नल में, वो अगर किसी सिग्नल में एनर्जी फाइनाइट है तो उसका पावर 0 होता है, और अगर पावर फाइनाइट है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। नॉर्मली हमारे पास जो अपीरियोडिक सिग्नल, जो बाउंडेड सिग्नल्स होते हैं, उनकी एनर्जी फाइनाइट होती है, पावर 0 होता है। और जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, जो इनफाइनाइट सिग्नल्स होते हैं, उनका हमारे पास एवरेज पावर फाइनाइट होता है, और उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, सही है। लेकिन जैसे हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की थी लास्ट में, ई टू द, जिसके पास ई टू द पावर आर टी कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी, अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो वो तो ना तो पावर सिग्नल होगा, ना ही वो एनर्जी सिग्नल होगा, सही है। तो तीनों कैटेगरीज पॉसिबल हैं, एनर्जी सिग्नल भी हो सकता है, पावर सिग्नल भी हो सकता है, और दोनों भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अब बाकी 10 मिनट बचे, तो हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स हैं। वो एक बहुत अच्छा लेंथी टॉपिक है, तो हम उसको फिर एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि ख़त्म करें। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जी अदा कहेंगे, कोई सवाल हो जाए दोस्त? नो सर।